रुको, मैं हूँ रेफनफ्लिक्स से। आज मैं तुम्हें एक ऐसी मंगा कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। लेकिन शुरू करने से पहले चलिए इस मंगा का ट्रेलर देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे कहानी का हीरो एकदम सामान्य सा ऑफिस वर्कर था। 7 बजे से 8 बजे घर। लेकिन एक दिन अचानक वो दूसरी दुनिया में पहुंच गया और एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर बन गया, जिसे बस खाना पीना और ऐशो आराम के अलावा कुछ आता ही नहीं था। लेकिन यही आदमी आगे चलकर उन 5 विलेंस को पालने वाला था, जो एक दिन दुनिया बर्बाद कर देंगे। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी शांत आरामदायक जिंदगी को टूटने नहीं देना चाहता था। मॉडर्न डे वेज स्लेव से सीधे काउंट का बेटा बन जाना, ये तो कॉस्मिक लॉटरी जीतने जैसा था। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि मैं यहाँ की एक भी लाइन पढ़ नहीं सकता। अरे, ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद ऑटोमेटिकली लैंग्वेज समझ तो आ ही जाती है ना। मेरे पास खड़े सर्वेंट ने धीरे से बताया कि किताब उल्टी पकड़ी है। लगता है इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर सच में पूरी तरह निकम्मे थे। उसी रात की रॉयल डिनर ने तो मुझे खुशी के मारे चुप ही कर दिया। मेरी पिछली लाइफ के 3 दिन और 9 स्किप्ड मील्स की तुलना में ये तो स्वर्ग था। और ऊपर से एक मेड ने सोने से पहले मुझे नहलाने तक की पेशकश कर दी। इसी तरह मैं एक ऐसा यंग नोबल बन गया जो बस दिन भर खाता पीता और खेलता रहता। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं असल में हूं कहाँ। तभी मुझे संभाल रही मेड बोली, यंग मास्टर, आपके ब्रदर्स कल वापस आ रहे हैं, इसलिए आज जल्दी रेस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर वो आगे बोली, यंग मास्टर लियो और यंग मास्टर एंटोनियो टोनियो आ रहे हैं। लगता है आपको अपनी ही फ्राटी फैमिली पहचान नहीं पड़ रही, उसने कहा। और जैसे ही मैंने वो नाम सुना, फ्राटी फैमिली, मेरी रीढ़ में ठंडा झटका दौड़ गया। कुछ बहुत ही जाना पहचाना लगा। जितना सोचता गया उतना ये जगह परिचित लगने लगी। रुको, क्या ये साइकेडेलिया है? साइकेडेलिया? वही जॉब चेंज आरपीजी जो मैं कॉर्पोरेट ड्रोन रहते खेलता था। उस गेम में आप कोई भी राउट ले लो, स्टोरी जैसे ही 5 डेडली सिंस आते, वही खत्म, पूरी तरह विनाश। फेराटी फैमिली तो बस मेन स्टोरी शुरू होने से पहले का एक साइड क्वेस्ट नोबल हाउस था। ये समझते ही मेरे सीने में गहरी घबराहट बैठ गई। मैं आखिर क्यों ट्रांसमाइग्रेट होकर उसी पहला देश में आ गिरा जो 5 डेडली सिंस द्वारा नष्ट होने वाला था। और उससे भी बुरा, मैं क्यों एलन फेराटी बना, काउंट्स फैमिली का तीसरा बेटा। उस पल मुझे अपनी 7 to 8 वाली दुख भरी ऑफिस लाइफ भी याद आ गई। ये जानकर कि इस दुनिया में बस 10 साल की शांति बाकी है। ये 6 महीने की सैलरी न मिलने से भी ज्यादा दर्दनाक था। मैं अभी चीट स्किल्स या प्रोटैगनिस्ट पर्क्स न मिलने पर दुखी था कि अचानक एलन को स्टोरी लाइन याद आया जो 10 साल बाद घटती है। रुको, इसका मतलब मुझे फ्यूचर पता है? तो फिर मैं विनाश की वजह को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता हूँ। अपनी आरामदायक एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को बचाने के लिए मैंने तय किया कि मैं खुद ही उन 5 डेडली सिंस को सुधारूंगा। 2 महीने बाद एलन के नाइट इवान ने रिपोर्ट दी कि उसने ईस्टर्न बाओएक्स एक्सपेरिमेंट लैब के सारे ऑर्फन्स को रेस्क्यू कर लिया है और ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़की यूशा को दे दी है। एलन ने उसकी तारीफ की। जैसा सोचा था, मेरा फैसला सही था। तुम काफी कैपेबल हो। लेकिन इवान ने सिर तिरछा कर पूछा, माय लॉर्ड, ये प्रेस था? क्योंकि आपके फेस से तो पता नहीं चल रहा। एलन हंस पड़ा। इवान, अब से तुम पर ही भरोसा है। सामान्य तौर पर तो मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए थे, पर अब मैं कोई एक्सप्रेशन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। साइकेडेलिया के गिने चुने नाइट्स में से एक, अपने वर्ड पर कायम रहने वाला इवान, एलन ने उसे मिलते ही हायर कर लिया था। फिर इवान ने अपनी चिंता जताई, माय लॉर्ड, वो रेड आपने वो यूशा नाम की लड़की को बचाने के लिए किया था, है ना? उसे समझ आ गया था कि एलन ने उसे इतनी खास अहमियत क्यों दी। एक बैटल हार्डन मर्सनरी होने के नाते इवान समझ चुका था कि वो लड़की साधारण नहीं थी। वो इतनी पावरफुल थी कि वो समझ भी नहीं पा रहा था। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि उसके जैसी लड़की खुद को चुपचाप कैद होने दे देगी। आप उसे वापस क्यों नहीं लाए, माय लॉर्ड? इस तरह तो आपको कुछ मिलता ही नहीं, इवान ने कहा। वो गलत भी नहीं था, लेकिन ये सब एलियन की बड़ी योजना का बस एक छोटा हिस्सा था। यूजोडिया एक अजीब सी ब्लड लाइन से आती थी, मॉन्स्टर ब्लड क्लैन। उनकी ताकत दूसरे रियल्म के विचित्र बीइंग्स के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट से आती थी। इतनी सारी त्रासदी झेलने के बाद वो आगे चलकर सिन ऑफ रॉथ बन जाती है।
5 डेडली सिंस में से एक, जिसके कारण लाखों लोगों की मौत होती है। अगर वो इस दुनिया में शांति से बड़ी हो पाए तो शायद वो उस विनाश का हिस्सा कभी न बनती। एलेन ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, अभी समय नहीं आया है। ये सुनकर इवान तंग गया। एलेन ने उसे आदेश दिया कि इस बात को गुप्त रखे और यूशा को छिपकर उदारता से फंड करे। फिर उसने इवान को एक सील्ड लेटर दिया और कहा कि इसे खुद जाकर उसे सौंपे। इवान हैरान था, उसका यंग मास्टर लेटर लिख रहा है। उसने कसम खाई कि इसे हर हाल में पहुंचा देगा। एलेन ने अपने नाइट को सीढ़ियों से उतरते देखा, सोचते हुए कि क्या ये योजना सच में उसकी क्रोध भरी किस्मत को शांत कर पाएगी। पर कोशिश तो बनती थी। उस लेटर में छिपा हुआ संदेश वही था जो गेम में कई बार मंत्र की तरह दोहराया जाता था। हाय आर्च बिशप ने कहा था कि वो मंत्र कर्स्ड ब्लड लाइन को शांत करने वाला सूदिंग सिगिल है। नाइट इज परगेटरी, होली लाइट ग्रांट्स ग्रेस, वन थ्रेड ऑफ सैल्वेशन रिटर्न्स टू द लॉर्ड्स एम्ब्रेस। ये एग्जैक्ट लाइन गेम में तब आती थी जब सिन ऑफ रॉथ पहली बार प्रकट होती है, लेकिन उस समय ये मंत्र देर से आया था और असफल रहा था। अब 10 साल पहले शायद ये काम कर जाए। हल्का सा खिंचाव लेते हुए एलेन ने सोचा, चलो 5 में से एक सुलझ गया। अब अगला। फिर भी एक छोटे से सिगिल से किसी मॉन्स्टर के करीब पहुंचना थोड़ा नाइव लग रहा था, लेकिन उनकी जात आउटर बीइंग्स की पूजा करती है तो उम्मीद तो है। फैनेटिक्स की दुनिया में उनका लॉजिक आम लोगों की समझ से बाहर होता है। दूसरी तरफ इवान उस लड़की के सामने खड़ा हुआ तो उसकी मैजिकल प्रेशर से दब गया। वो अजीब सी बच्ची बिल्कुल भावहीन दिख रही थी। उसे देखते हुए इवान जड़ हो गया। तभी वो बोली, ये लेटर लिखने वाला एलेन सही? तुम मुझे उसके पास क्यों नहीं ले गए? क्यों? उसका ऑरा इतना तीव्र था कि इवान के गले से ठंडी पसीने की बूंदें बहने लगी। ऐसी मैजिक मैनिफेस्ट करना तो बस मास्टर टियर ही कर सकते हैं। वो घबरा गया। उसे यंग मास्टर की बात याद आई। अभी समय नहीं आया है। उसने दोहराया, अभी समय नहीं आया। यूशा ने सिर हिलाया, जैसे समझ गई हो। समझ गई, एक ऐसा वादा जो सिर्फ मास्टर जानता है। इस भावनात्मक लहर ने इवान को रिफ्लेक्स से अपनी तलवार पकड़ने पर मजबूर कर दिया। यूशा मुस्कुराई, मीठी और हल्की सी पागलपन भरी। अब समझ आई उस आदमी का मतलब क्या था। उधर एलेन शाही आराम में डूबा गहरी नींद सो रहा था। अगले दिन उसने 5 डेडली सिंस में से तीसरे पर जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसी समय इवान आया और बोला, माय लॉर्ड, आपने जिसके बारे में कहा था वो दूसरा बच्चा भी मैंने रेस्क्यू कर लिया है। गुड? एलेन ने पूछा। उसके साथ अच्छा बर्ताव किया? जेंटल, वेरी जेंटल। स्टडी के दरवाजे को किसी ने लात मारकर खोला। काउंट का दूसरा बेटा एंटोनियो अंदर आया, तिरछी मुस्कान लिए। उसने एलन पर घूरते हुए कहा, स्टडिंग नाउ लिटिल ब्रदर। एक निकम्मा लड़का किताबें पढ़ रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई बात कर रहा है, जवाब दो। एलन ने मन ही मन लंबी सांस ली। ओरिजिनल ओनर आखिर कैसे इनसे बचता था? वो जवाब देना चाहता था मगर दे नहीं सकता था। वो झुककर बोला, अगर भाई को ये रूम चाहिए तो मैं निकल जाता हूं। टोनियो के स्मिर करते ही शूंक एक डैगर उसकी गाल के पास से सर्राकर निकला और दीवार में धंस गया। क्या बकबक कर रहे हो तुम दोनों? बाहर निकलो, मुझे इतनी सुबह खून नहीं देखना। ये था बड़े बेटे लियो की आवाज। एलन तुरंत वहां से खिसक गया, जबकि दोनों भाई आमने सामने खड़े हो गए। गेम में फेराटी फैमिली बेहद ताकतवर थी, फिर भी सबसे पहले नष्ट हुई। वही 2 भाई, एक आगे चलकर बना किंग ऑफ फ्लेश, अंडरवर्ल्ड का सरदार, दूसरा बना किंग ऑफ पॉइजन, ड्रग साम्राज्य का मालिक। अपनी वर्तमान आरामदायक जिंदगी बचाए रखने के लिए एलन ने तय किया कि फिलहाल अपने भाइयों को किसी भी तरह नाराज नहीं करेगा। मुझे बस एक शांत, कमजोर, काम के लायक न होने वाले इंसान की तरह खुश रहकर जीना है। बस। अपने कमरे में लौटकर इवान ने बताया कि दूसरा बचाया गया बच्चा भी कुछ अजीब सा है। वो समझ ही नहीं पा रहा था। एक लड़का जो खुद की रक्षा भी ठीक से नहीं कर सकता, उसे दूर दराज के इलाकों, बॉलैब्स और स्लेव मार्केट्स की इतनी जानकारी कैसे है? एलन ने पूछा, तो क्या हम इस बच्चे को भी ऑर्फनेज भेज रहे हैं? इवान को पता नहीं था कि ये अजीब बच्चा यूनाइटेड किंगडम अलायंस को नष्ट करने की ताकत रखता था। ठीक वहीं स्लेव मार्केट में, जो किंगडम ऑफ कैलन के दिल में था। एलन ने अनजाने में दूसरा बॉस डेज मैकरॉन खरीद लिया था।
गुलामी में बेच दिया गया, यातना झेली, बार बार खरीदा बेचा गया और अंत में वो सिन ऑफ स्लॉथ बन गया। 5 डेडली सिंस में से एक। उसने कई किंगडम्स को इतनी बेरहमी से मिटाया कि प्लेयर्स उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। लेकिन उसके स्लॉथ होने के बावजूद वो खौफनाक रूप से डिलिजेंट था। इसीलिए एलन ने इवान को बार बार कहा था उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। शांत दिखते हुए एलन बोला, कवर स्टोरी बनाए रखो, अभी समय नहीं आया। नया लेटर ऊपर से तो बस एक कैजुअल ग्रीटिंग लग रहा था, लेकिन उसके बीच की लाइनों में एलन ने अपने असली भाव छिपा दिए थे। से ढका हुआ वो लड़का अनाथ बच्चों के बीच अजीब तरीके से अलग दिखाई दे रहा था। तभी एक ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, ये सब पहले ही टूट चुके हैं, ये सारे जख्म उसी चीज के निशान हैं, है ना? पर खुश हो, महान चंद्रमा ने तुम्हें चुना है। उसका दिया हुआ वरदान महसूस करो, उसे बाहर निकालो, पूरी वफादारी अर्पित करो, महान अस्तित्व का अनुसरण करो, फिर तुम्हें अपना बदला मिलेगा। अब जाओ और अपना ग्रीटिंग कोमलता से पहुंचा दो। इस बीच जब एलन तीसरे बॉस की खोज में लगा था, इवान अचानक भागता हुआ आया। माय लॉर्ड, बहुत बुरा हो गया है। दूसरा यंग मास्टर, वो मर गया। टोनियो के फ्यूनरल पर काउंट 2 औरतों को पकड़े हुए ऊबकर बड़बड़ा रहा था। ये बोरिंग सेरेमनी कब खत्म होगी? एलन की आंखें फैल गई। उसका पिता अपने ही बेटे के फ्यूनरल में नशे में था, औरतों के साथ। हाँ, ये दुनिया सच में डार्क फैंटेसी है, उसने सोचा। गेम की स्क्रिप्ट भी इतनी पागलपंथी नहीं थी, लेकिन टोनियो की इतनी जल्दी मौत टाइमलाइन से मेल नहीं खाती थी। कुछ बदल चुका था। गेम में टोनियो एक लंबी खूनी लड़ाई में लियो के हाथों मारा जाता है, लेकिन यहाँ लियो तो जैकपॉट जीतने जैसा मुस्कुरा रहा था। कातिल वही होगा या उसकी टीम में से कोई? एलन को हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब बस 5 डेडली सिंस को हटाने पर ध्यान दे रहा था। 1 साल बीत गया। लियो ने ड्रग बिजनेस संभाल लिया और फेराटी हाउसहोल्ड में थोड़ी शांति आ गई। उस दौरान एलन और यूशा पेन पैल्स बन गए और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा बढ़ने लगा। अच्छी नियत का फल हमेशा मिलता है। उसके लेटर से एलन को पता चला कि ऑर्फन बच्चे अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। यूना हाइड एंड सीक और वॉर गेम्स में माहिर हो गई है और डेज को पपेट शोज करना बहुत पसंद है। लेकिन नवीनतम स्पॉन्सरशिप लिस्ट देखकर एलन का माथा सिकुड़ गया। ऑर्फनेज की फंडिंग इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इवान ने खबर दी, इंफॉर्मेशन गिल्ड को उस बच्चे का सुराग मिल गया है। एलन का दिल उछल पड़ा। आखिरकार तीसरा भी मिल गया। क्या शांत खूबसूरत रात है, उसने बड़बड़ाया। उसी समय मैल्को के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हब में एक गंजे आदमी ने लियो की तारीफ की। पैसा हमेशा उधार मिलता है। हमारी ग्रुप अब 100 लोगों की हो गई है। लेकिन जब वे दोनों बेस लौटे तो अंदर लाशें बिखरी पड़ी थी। हर आदमी जैसे किसी अजीब ताकत से ग्रस्त होकर अपने शरीर में चाकू घूम रहा था, मदद के लिए चीखते हुए। पर चाहे वो कितना भी तड़पे, अंत एक ही था, मौत। तभी गली के साए से एक हुडेड फिगर बाहर आया। आज रात की पपेट शो भी बढ़िया रही। लगता है स्पॉन्सरशिप लेजर फिर बढ़ेगा। डेज हालांकि समझ नहीं पाया। ऐसे कचरे को मारकर उसकी सोच अभी भी पूरी तरह टूटी हुई थी। इसका क्या फायदा? इससे बदला कैसे पूरा होगा? डेज ने बड़बड़ाया। यूशा ने जवाब दिया, हम अभी जो भी कर रहे हैं वो ग्रेट वंग की वापसी की तैयारी है। जब वो लौटेंगे तो हम उन्हें इस गंदी सी जगह में थोड़े न स्वागत करेंगे। ये सब, हर काम उनकी इच्छा के लिए है। हम द ब्लू मून उनकी तलवार है। एलन और यूशा लेटर्स एक्सचेंज करते करते पूरे 2 साल बीत गए थे और उसी दौरान इवन लगातार मेहनत करता रहा बाकी सिंस को ढूंढने के लिए। पूरी तरह थकाहारा दिख रहा इवन आखिरकार घास पर गिर जाता है। तभी हमारे बॉय की मैजिक उसे थोड़ा रिवाइव कर देती है। इवन खुशखबरी देता है कि उन्होंने 5वें बच्चे को ढूंढ लिया है और उसे ऑर्फनेज भेज भी दिया है, जिससे हमारे एमसी के दिल में कुछ चुभ जाता है। वो भले ही चेहरे पर न दिखाए, लेकिन बताता है कि पिछले 2 सालों में उसने बाकी 3 बच्चों को भी बचा लिया है, मतलब 5 सिंस को रेस्क्यू कर लिया है। इवन की मेहनत का जश्न मनाने के लिए वो उसे केक वगैरह खिलाता है और ये भी बताता है कि सिन ऑफ ग्रीड तीसरे बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल था। इवन से एक्स्ट्रा आवर्स लगवाकर उसके गेम नॉलेज का पूरा फायदा उठाकर आखिर सब सही हो गया। वो इवन की तारीफ करता है कि उसने बढ़िया काम किया। अब जब पूरा मिशन खत्म हो चुका है तो वो आखिर थोड़ा सांस ले सकता है।
इवन पूछता है कि क्या इसका मतलब ऑर्फनेज की सारी ड्यूटीज भी खत्म हो गई। एमसी इसे कंफर्म करता है। इवन राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर पूछता है कि एमसी इतना खुश क्यों नहीं दिख रहा। हमारा बॉय कहता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन इवन बोल देता है कि उसके चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लगता। एमसी खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि वो अभी मुस्कुरा रहा है। क्लोजअप में उसका मुंह दिखाते हैं, और भाई वो मुस्कान तो बिल्कुल भी नहीं है, स्मर्क भी नहीं। लेकिन इवन जो इस आदत से वाकिफ है, बस चुपचाप मान लेता है। चलते चलते एमसी सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी स्मूथली हो जाएंगी। आखिर साइकेडेलिया के बॉसेस 5 ग्रेट सिंस इसलिए बने थे क्योंकि उनका पास्ट बहुत ही बुरा था। भले ही अभी वो पास्ट से पहले के टाइमलाइन में हो, लेकिन उन्हें उन दर्दनाक एक्सपीरियंसेस से पहले बचा लेना काफी मुश्किल था। उसे ये भी डर था कि कहीं वो बहुत देर से पहुंचे और बच्चे इतने टूटे हुए हों कि बचा ही ना जा सके। वो इवन से पूछता है कि ऑर्फनेज में सब कैसा चल रहा है। इवन उसे एक लेटर पकड़ा देता है और कहता है सब कुछ यूजुअल की तरह स्मूथली चल रहा है। जो बच्चे पहले टूटी हुई गुड़ियों जैसे लगते थे, अब सच में खिल रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर उन्हें अलग केयरटेकर की जरूरत ही क्यों पड़े। वैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि उतिया ऑर्फनेज को इतना अच्छा संभालेगी। उसे शक है कि शायद उसका बैकग्राउंड इसमें काम आ रहा है। गेम में भी उतिया का ऑर्फनेज से इमोशनल कनेक्शन होना ही था। वो सोचता है कि उतिया अपने तरीके से काफी अच्छी है, लेकिन इवन उसे कहता है कि पहले लेटर ठीक से पढ़ ले, कहीं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो। लेटर में उतिया बच्चों की हालत बताती है, कहती है कि वे सब अच्छे से बढ़ रहे हैं और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, खासकर डीस की, जो थोड़ा स्पेशल केस था। वो भरोसा दिलाती है कि सभी बच्चे सुधर रहे हैं। ये सुनकर हमारे एमसी के चेहरे पर एक रेयर गर्म सा स्माइल आ जाता है। वो कहता है कि उसे बस खुशी है कि बच्चे अच्छे से बड़े हो रहे हैं। अंदर अंदर वो सोचता है कि शायद ऑर्फनेज के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी ये बच्चे इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। तभी इवन बड़ा सवाल पूछता है, वो इन बच्चों से मिलने का प्लान कब कर रहा है। वो हमेशा बोलता है कि सही समय आने पर मिलेगा, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई यह है कि उसका अभी मिलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उसे लगता है कि बच्चों के करीब होना अच्छा होगा, लेकिन उनके पर्सनालिटीज उसे खास आकर्षित नहीं करती, और सच कहें तो गलत भी नहीं है। गेम में उनकी क्रुएल्टी देखकर कोई भी डरेगा, शायद इसलिए क्योंकि सिंस बनने की प्रोसेस बहुत ही ब्रूटल थी। फिर भी उसे लगता है कि अब शायद उतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हें उस सबसे पहले ही बचा चुका है। फिर भी बच्चों से मिलने का सोचकर उसे अंदर कहीं हल्का सा डर महसूस होता है। तो वो इवन से कह देता है कि शायद 5 साल बाद मिले, चाहे जो हो। हमारे मेन कैरेक्टर को पता है कि फिलहाल उसे इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में खुद को प्रोटेक्ट करने की स्किल चाहिए, और उसका जवाब है मैजिक। प्रैक्टिस करते हुए उसे लगता है कि जिस बॉडी में वो आया है उसमें कुछ मैजिक टैलेंट होना सच में लकी बात है। तभी इवन पूछता है कि उसने ब्लू मून नाम की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है। एमसी कहता है नहीं। इवन बताता है कि ब्लू मून एक नया ग्रुप है जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार कर रहा है। एमसी सोचता है कि अगर ये लोग कचरा साफ कर रहे हैं तो ठीक ही है, पर अंदर से उसे अजीब लगता है कि गेम में उसने इनके बारे में कभी नहीं सुना, शायद ज्यादा समय टिकने वाले नहीं। लेकिन इवन मजाक में बताता है कि एमसी को तो डरना चाहिए, क्योंकि ब्लू मून खासकर नोबल्स को ही टारगेट करता है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिभी वाले पैनल्स भी आते हैं, जहां एमसी इवन से कहता है कि एहतियात के तौर पर अब से वो उसके कमरे के बगल वाले कमरे में सोए। उधर ऑर्फनेज में उतिया ब्लू मून की वीकली रिपोर्ट मीटिंग ले रही है। सिन ऑफ प्राइड सोल रैंग रिपोर्ट करती है कि उसने सभी स्लेव ट्रेडर्स के सिर उड़ा दिए। हवा में पलटी मारते हुए बताती है कि वो यदि टीएस तो ये भी नहीं समझ पाए कि वो असल में कौन थी। वो दावा करती है कि उसने उन्हें मौका भी दिया था। अगर वो उसकी आंखों का कलर गैस कर लेते तो वो उन्हें छोड़ देती, लेकिन वो कमजोर लोग वो भी नहीं कर पाए। फिर मिलती है सिन ऑफ ग्रीड रेना। नाम भले ही ग्रीड हो, लेकिन वो शांत और एलिगेंट है। वो रिपोर्ट करती है कि उसने सभी कॉर्पसेस को डिसोल्व कर दिया, कोई एविडेंस नहीं बचा। फिर आता है सिन ऑफ मिसोफोबिया रेडन। वो बताता है कि उसने साउथ का काम भी निपटा दिया, इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग ग्राउंड्स मिटा दिए, और जो अवलो वाले वहां गड़बड़ कर रहे थे उन्हें मिन्स मीट बना दिया। ये बच्चे सच में डरावने हैं, मैं कसम खाता हूं। खैर, सबसे डरावनी उनमें से उतिया
उन्हें शाबाशी देती है, कहती है कि सब उसके लॉर्ड की इच्छा के मुताबिक ही होगा और वो सब ग्रेट मून की खातिर जीते हैं। ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली ग्रेट मून, ब्लू मून की पूजा करती है, जो कि कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर ही है। अचानक डेज एक समस्या बताता है। उतिया हैरान होती है कि जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो दिक्कत क्या हो सकती है। ये लोग सच में एमसी को किसी देवता जैसा ट्रीट कर रहे हैं। डेज बताता है कि अवलो का हेड पलेशो काउंट फैमिली का एल्डेस्ट सन है, वही फैमिली जहां उनका लॉर्ड रहता है। वो बताता है कि साउथ सफाई के दौरान उसे एक डेंजरस रिटन ऑर्डर मिला है। पता चलता है कि वो एल्डेस्ट सन लियो हमारे एमसी को टारगेट कर रहा है। उतिया ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी मर्डरस ऑरा इतनी तेज निकलती है कि बाकी बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। लेटर में लिखा होता है कि लियो का प्लान है कि पहले उनके पिता को हटाकर फिर धीरे धीरे एमसी को पॉइजन करके मार दिया जाए। उतिया ये पढ़कर आग बुला हो जाती है। 2 साल बाद एमसी के पिता काउंट पेल्थ की मौत हो चुकी है और हमेशा की तरह फ्यूनरल भी तुरंत कर दिया गया। एमसी बताता है कि ऑफिशियल कॉज भले ही हार्ट फेलियर हो, लेकिन साफ दिखता है कि वो ओवरडोज से मरे हैं। फ्यूनरल में उसी वक्त लियो को खबर मिलती है कि ब्लू मून ने उसकी एक फैसिलिटी पर हमला कर दिया। अरे यार, कम से कम फ्यूनरल के बाद तो रुक सकते थे। लियो बार बार पूछ रहा होता है कि क्या फिर से सब मारे गए। एमसी, जो आराम से पास खड़ा ईव्सड्रॉप कर रहा है, समझ जाता है कि उसका भाई ब्लू मून से डरकर और भी सावधान होता जा रहा है। काउंट की फ्यूनरल बिना एक आंसू के खत्म हो जाती है और एमसी फैसला करता है कि वह इस पूरे ड्रामे में नहीं फंसेगा। वो धीरे से निकल लेता है और तभी लियो की तरफ से उसे एक प्लानिंग जैसा ग्लेयर मिलता है। जब इवन पूछता है कि अब एमसी क्या करने वाला है, क्योंकि उसका घटिया भाई तो नए काउंट बनने की तैयारी में है, तो एमसी पहले से ही एक कदम आगे होता है। वो अपना सामान पैक कर रहा होता है और इवन से भी बोरी बिस्तर बांधने को कहता है। प्लान, इस गड़बड़ झाले से भाग जाना। इवन पूछता है कि क्या वो सच में भागने वाला है। एमसी समझाता है कि पूरी तरह भागना नहीं है, बस थोड़ा लो की रहने के लिए डाउनटाउन जा रहे हैं। जब इवन पूछता है कि रॉड मिल, एमसी हाँ में सिर हिलाता है। वो काफी टाइम से रॉड मिल को देख रहा था। पालियो के साउथ में एक छोटा सा टाउन, छुपने के लिए एकदम परफेक्ट। और वैसे भी लियो की वो डरावनी नजरें देखते हुए टाइमिंग भी सही है। रॉड मिल पहुंचकर एमसी असल में जिंदगी एंजॉय करना शुरू कर देता है, मस्त गोल्डन टोस्ट बनाते हुए, और इवन सब कुछ ऐसे ले रहा है जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही उनकी शांति टूट जाती है। एमसी को वापस घर आना पड़ता है, इस बार अपने भाई लियो के फ्यूनरल के लिए। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी लौट आया। गेम के हिसाब से तो लियो को अभी मरना नहीं था। कॉज ऑफ डेथ, सीधे दिल पर चाकू। एमसी सोच में पड़ जाता है, ये किया किसने। वो एक सर्वेंट से डिटेल्स पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वेंट ऐसे चीखता है जैसे अभी मरने वाला हो, और बाकी सारे सर्वेंट्स भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। ज्यादा माफी मांगना, सिर झुकाकर चलना, ऐसे जैसे एमसी कोई माफिया बॉस हो। वो सोचता है कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया है। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है, इवन उसे पकड़ लेता है। एमसी पूछता है कि सर्वेंट्स ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। इवन कहता है कि उसने पता कर लिया, और मजाक में पूछता है कि कहीं एमसी ने ही तो अवलो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन को एक ही रात में गायब नहीं कर दिया। असल में लियो उसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और उसके मरते ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन हवा में उड़ गई। फिर कहानी फ्लैशबैक लेती है, जिस दिन एमसी रॉड मिल के लिए निकला था। कैरेज में इवन पूछता है कि वो बड़े शहर में जाने के बजाय रॉड मिल जैसे छोटे टाउन में क्यों जा रहा है। एमसी बताता है कि उसके लिए शहर कोई ऑप्शन नहीं, रॉड मिल ही उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उसके सारे प्लान्स का एंड गेम। उसका मिशन सीधा है, 5 ग्रेट सिंस को उनके दुखद फ्यूचर से बचाना, ताकि दुनिया बर्बाद न हो। और वैसे भी रॉड मिल ओरिजिनल स्टोरी में आता नहीं, और ऊपर से वहां एक विला भी है। विला मतलब अलग एस्टेट, एकदम परफेक्ट हाइड आउट ऐसे नोबल के लिए जो चिल करना चाहता हो और दिन भर कुछ ना करे। सच बोलूं तो ये सपना मेरा भी है। एमसी इवन को यही सब समझाते हुए थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है कि उसकी हर मूव के पीछे एक पर्पस है, लेकिन इवन अब उसकी बातें पकड़ने लगा है। वो बोलता है कि एमसी हमेशा यही लाइंस मारता है जब वो असली जवाब से बचना चाहता है। अब तुम्हारा ये झूठ मुझ पर नहीं चलेगा, वो कहता है। एमसी थोड़ा शॉक्ड है कि इवन उसकी छोटी मोटी चालें समझने लगा है।
इसी बीच दूसरी तरफ लियो, जो एमसी को जाते हुए देख रहा होता है, सोचता है कि उसे एमसी को मारना चाहिए या नहीं। उसके हिसाब से एमसी जिए या मरे फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले ही उसे पॉइजन करने वाला था। लेकिन अब जब एमसी बॉर्डर की तरफ जा रहा है, उसे लगता है कि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं। फिर भी जाने क्यों उसे खत्म करने की इच्छा हो रही है। वो अपने आदमी अलमान को कैरज के पीछे भेजने को कहता है। अलमान पूछता है, क्या इसका मतलब है कि उसे एमसी को मारना है? ये सुनकर लियो हैरान रह जाता है। अलमान ने कभी उसके ऑर्डर्स पर सवाल नहीं किया, जो कहा जाता था बस करता था। आज उसका यूं पूछना अजीब है। लियो उसे याद दिलाता है कि उसका काम है बिना सवाल किए ओबे करना। लेकिन लियो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अलमान उस पर झपट पड़ता है और सीधा उसके दिल में चाकू घूम देता है। लियो सदमे में चीख उठता है कि एलमंड ने उसे विश्वासघात क्यों किया। लेकिन अलमान बेहद शांत होकर कहता है कि उसे वॉर खेलना पसंद है। जल्दी ही पता चलता है कि अलमान असल में ब्लू मून ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और उसका असली नाम हिडन है। वो समझाता है कि ब्लू मून ने उन्हें एक खास क्रीड सिखाया है, क्योंकि ब्लू मून बेसिकली आरएमसी की स्वॉर्ड है, इसलिए उसका काम है उसके लॉर्ड के इशारे पर चलना। लेकिन अगर कोई भी ग्रेट ब्लू मून यानी आरएमसी को खतरा पहुंचाने की कोशिश करे तो उन पर रोक नहीं होती। वो चाहे तो खुद ही खतरा मिटा सकते हैं। हिडन बताता है कि वो 2 साल से इंतजार कर रहा था कि लियो ये ऑर्डर दे दे कि उनके लॉर्ड को मार दो, और हैरानी है कि उसे इतना वक्त लगा। लियो कहता है कि उसके मरते ही उसके बाकी आदमियों हिडन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हिडन जवाब देता है कि लियो की मौत के साथ ही पूरी अवलो ऑर्गेनाइजेशन महाद्वीप से ऐसे मिट जाएगी जैसे कभी थी नहीं। लियो के लाइफलेस बॉडी को देखकर हिडन बस इतना ही कहता है कि कितना अफसोस है। अगर लियो अपनी मास्टर को मारने की कोशिश ना करता तो शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल और जी लेता। प्रेजेंट में एमसी रॉडमिल में अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। जब मन चाहे उठना, इवन के साथ स्वादिष्ट खाना खाना, एकदम चिल नोबल लाइफ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे एक लेटर मिलता है। लेटर में उससे कहा जाता है कि अब उसे फैमिली का नया हेड बनना होगा। बस इसी के साथ उसकी बेफिक्र जिंदगी 4 दिन में खत्म और उसे वापस पलाशिया एस्टेट लौटना पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ गड़बड़ लगती है। मेड्स और बाकी स्टाफ अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वो सोचता है कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी इवन चुटकी लेते हुए पूछता है कि ये शैडो लीडर बनने की कला कब सीखी उसने। एमसी हैरान। तभी उसे अचानक समझ आता है कि ये सब गड़बड़ उसके भाई की मिस्टीरियस मौत की वजह से हुए गलतफहमियों का नतीजा है। ड्रामा मोड ऑन करके वो इवन से रोते हुए पूछता है कि आखिर वो विलन जैसा क्यों दिखाई दे रहा है। इवन समझाता है कि लोग उसे इसलिए शक कर रहे हैं क्योंकि इस पूरी घटना से फायदा सबसे ज्यादा एमसी को ही हुआ है। जैसे ही एमसी एस्टेट से निकला, लियो मर गया और अब एमसी के पास परफेक्ट एलिबाई है नए काउंट बनने का। एमसी समझता है कि उससे इस सारे गड़बड़ झाले से दूर भागने की कोशिश उल्टी पड़ गई और अब वो और बड़े पचड़े में फंस गया है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इवन उसे दिलासा देता है कि अब जब अवलो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई और लियो भी गया तो एमसी को आगे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इवन हंसते हुए जोड़ता है कि संक्षेप में एमसी अब काउंटी का नया शैडो लीडर है, जिसने सपोजिटली एक स्वॉर्ड मास्टर की हत्या का प्लान बनाया था। लियो भले ही घटिया आदमी था, लेकिन दुनिया उसे स्वॉर्ड मास्टर मानती थी। एमसी सोच में पड़ जाता है कि वो शुरुआत कहां से करे। उसे समझ ही नहीं आता कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इतनी तेजी से अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम को मिटा सकती है। वो इवन से पूछता है कि वो कौन सा ग्रुप था जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को हंट करता है। इवन पूछता है, ब्लू मून? एमसी सोचता है कि क्या ब्लू मून ही उसके भाई को मारने और अवलों को मिटाने के पीछे है। लेकिन इवन तुरंत साफ कर देता है, इंफॉर्मेशन गिल्ड के हिसाब से ब्लू मून इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं। ब्लू मून बॉडीज नहीं छोड़ता, वो मून पर निशान छोड़ता है, यही उनकी पहचान है। लेकिन अफवाह ये है कि अवलो के सारे मेंबर्स के दिल में तलवार घूम कर ही उनका अंत किया गया था। इवन मजाक उड़ाते हुए एमसी से कहता है कि लगता है जहन्नुम का रास्ता खुल गया है। जोक्स एक तरफ, एमसी अपने गेम नॉलेज को याद करते हुए सोचता है कि गेम में तो ब्लू मून नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं, तो इसका मतलब ये सब उन्होंने नहीं किया। लेकिन अगर वो नहीं
तो फिर किया किसने? जैसे ही वो ये जोड़ने की कोशिश करता है, सीन ऑर्फनेज शिफ्ट हो जाता है, जहां युतिया बाकी ग्रेट सिंस के साथ मीटिंग कर रही है। वो पूछती है कि सब कुछ स्मूथ रहा? रेना, सिन ऑफ ग्रीड, कहती है हाँ, उसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा। सोरंग, सिन ऑफ प्राइड, जोड़ती है कि उसके हिस्से में तो कोई जिंदा ही नहीं बचा, बस लाशें ही लाशें। डीस इठलाते हुए बोलता है कि उसने अवलो के सारे 486 सोल्जर्स को उड़ा दिया। उसकी मैजिक बटरफ्लाई जैसी खूबसूरत है, बस जाल में फंसी हुई। फिर रोडो, सिन ऑफ मिसोफोबिया, बताता है कि उसने भी सारे बैड गाइज को आधा आधा काट दिया। उतिया उन्हें शाबाशी देती है, लेकिन वो खुद भी काफी डरावनी चाइल्ड है। नॉवल में तो ये अफवाह है कि वो असल में 1000 साल पुरानी है, लेकिन कौन जाने। और उसी तरह अवलो, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एस्टीरिया किंगडम को तकलीफ पहुंचाई थी, सिर्फ 5 दिनों में गायब हो गई। लेकिन अचानक रोडो कहता है कि क्लीन अप परफेक्ट नहीं हुआ। उतिया पूछती है कैसे? रोडो बताता है कि उसे कुछ दस्तावेज मिले नोबल से जुड़े हुए, खासकर एल्टिया डॉक्टम के बारे में, जिनके संबंध अवलो से गहरे हैं। ये सुनकर उतिया की मैजिक भड़कने लगती है। वो बाकी को बताती है कि उन्हें पता है वो क्या कहने वाली है, उन्हें भी मिटा देना है। रोडो वादा करता है कि वो ये काम चुपचाप करेगा। इसके बाद ओडिसाई पूछती है कि इंफॉर्मेशन गिल्ड साफ है, कोई अवलो से लिंक तो नहीं? रेना कहती है कि हाँ, गिल्ड वाली बात अलग से हैंडल की जा रही है, ब्लू मून वाली इश्यू से अलग। देजी बोलता है कि सारे गिल्ड्स एक जैसे हैं, स्वॉर्ड मास्टर द्वारा गढ़ी गई नरक की तलवार जैसे। रेना तब पूछती है क्या उसे हमारे एमसी की मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए? यूडिकाय हाँ कहती है और जोर देकर बोलती है कि ये पूरा मामला उस व्यक्ति तक नहीं जाना चाहिए। वो कहती है कि वो ये बात कई बार बता चुकी है, सबको याद रहनी चाहिए। उस व्यक्ति यानी हमारा एमसी। डीजेस बताता है कि चूंकि एमसी के परिवार ने पहले उनके खिलाफ कदम उठाया था, इसलिए अवलो को खत्म करने का ऑर्डर उनका, एमसी का, नहीं था। ये सुनते ही ओडिया घबरा जाती है। उसके हिसाब से ब्लू मून की हर एक्शन सीधे आरएमसी के आदेश से आनी चाहिए। वो कहती है कि वे सब सोर्स हैं और तलवार को अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। वो बाकी सिंस को आदेश देती है कि आज से ब्लू मून का हर मेंबर सिर्फ ऑर्डर्स पर ही काम करेगा, अपनी मर्जी से नहीं। बाकी सिंस थोड़ा परेशान हो जाते हैं और यूडिया जोड़ती है कि चाहे जो हो, उन्हें उस व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर डी सोचता है कि ये सब समझ में नहीं आता। इतनी ताकतवर यूडिया सिर्फ इसलिए एंग्शियस और रेस्टलेस हो रही है क्योंकि वो व्यक्ति एमसी सच जान सकता है। उसे ये अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है समझ गया। मीटिंग खत्म होती है उनके मंत्र के साथ, एवरीथिंग इज फॉर दी ग्रेट मून। सच में एमिनेंस इन शैडो के शैडो गार्डन वाइब्स दे रहे हैं। इधर हमारे एमसी की हालत, वो पलासियो का नया काउंट बनकर पेपरवर्क के पहाड़ में दबा हुआ बैठा है। वो बताता है कि भाई के फ्यूनरल के बाद उसे पूरा 1 महीना नॉन स्टॉप ड्यूटीज झेलनी पड़ी और वो पूरी तरह टूट चुका है। आंसू बहाते हुए कहता है कि उसे बस आलस करना है, कुछ नहीं करना, और यही असली नोबल लाइफ है। उसके मुताबिक बिल्कुल मूर्ख है ये बंदा। खैर, उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि उसने भले ही कुछ दुश्मन बना लिए हों, लेकिन लियो की मौत को अभी 6 साल बाकी थे। लेकिन भाई की मौत के इन अजीब हालातों ने सब गड़बड़ कर दिया और अब पूरा फैमिली बर्डन उसी पर पड़ा है क्योंकि वही अकेला एयर है। तभी काउंटी के कुछ मिनिस्टर्स अंदर आते हैं और भी पेपरवर्क लाते हुए। वो आंखें बंद करके सोचता है कि जिले वाले अचानक इतना मेहनती क्यों हो गए। उसके पिता जब काउंट थे तब तो ये सब बारिश वाले स्कूल डे जैसा काम करते थे, हाफ स्लीपिंग मूड में। एमसी हाथ हिलाकर कहता है कि पेपरवर्क उसकी डेस्क पर रख दे, लेकिन मिनिस्टर्स को वो ऐसे दिखता है जैसे किसी ग्रिम रीपर का ऑरा फैला रहा हो। वे सब डर जाते हैं कि शायद उन्होंने उसे नाराज कर दिया है और कुछ तो कसम खाते हैं कि आगे और मेहनत करेंगे ताकि उन्हें कोई सजा न मिले। उनकी नजर में एमसी एक शैडोई मास्टरमाइंड है जो किसी को भी मिटा सकता है। लेकिन हमारा एमसी, जो पहले खुद एक वर्कहॉर्स था, ये प्रेशर बिल्कुल नहीं झेल पा रहा। वो सोचता है कि क्या मिनिस्टर्स को पूरा काम करवाना पॉसिबल है। उसी रात इवन शॉक होता है जब पता चलता है कि हमारे बॉय ने पॉइजन क्राफ्ट की सिर्फ 2 साल की सेल्फ स्टडी में मैजिक का 2nd ईयर हासिल कर लिया है। मतलब टैलेंटेड तो है ही, साथ ही पूरा शो ऑफ करता फिर रहा है। घर में इधर उधर स्पेल्स चला रहा है। नॉर्मली 2nd ईयर मैजिक सीखने में 4-5 साल लगते हैं
और नेचुरल टैलेंट भी चाहिए होता है। एमसी मानता है कि उसका मैजिक टैलेंट ठीक ठाक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके आसपास सब कुछ शेडी लग रहा है और उसे खुद को प्रोटेक्ट करना ही होगा। मैजिक से डिफेंड करने के लिए मना कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए। वो अभी मैनेज कर रहा है, पर उसके दिल में एक ही बात चुभ रही है। उसकी मना कैपेसिटी बहुत ही कम है। कम मना कम मैजिक, और कम मैजिक खतरा, और शायद मौत। वो सोचता है कि मैजिक सिस्टम बिल्कुल एथलीट्स के वेट क्लास जैसा है। कुछ लोग जम से गिफ्टेड होते हैं और कुछ उसकी तरह टाइनी मना पूल दिया लेकर घूमते हुए। और सबसे बुरी बात, ट्रेनिंग से मना कैपेसिटी बढ़ती नहीं, लेकिन उसे एक हल्की सी उम्मीद है। अगर सब फेल हो जाए तो उसे पता है इसे कैसे ठीक करना है। तभी इवन उसकी सोच तोड़ता है, बताता है कि उसकी बॉल इनविटेशन आ गई है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, कौन सी बॉल? कुछ दिन बाद दी ग्रैंड बॉल। हमारा एमसी शाही चमकदार अटायर में एंट्रेंस करता है, फिट एकदम टॉप टियर। लेकिन इंट्रोवर्ट होने के नाते वो कहता है कि आ गया बस, और मैं ऑलरेडी थक गया। ये बॉल सदर्न एस्टीरिया किंगडम की टिपिकल नोबल गैदरिंग है। नए काउंट बनने से पहले नोबल से मिलना जुलना जरूरी है, सो उसे आना ही था। वो सीरियस होकर सोचता है कि ये उसका मौका है नोबल कनेक्शंस बनाने का, ताकि वो आगे चलकर पीसफुल लाइफ जी सके। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि कनेक्शंस बनाना तो दूर, सब उससे डरकर भाग रहे हैं। कोई भी उसके पास रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो दूसरों को हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश भी करता है, पर लोग सच लिटरल में भाग जाते हैं। इवन उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है, कहता है उदास मत हो। लेकिन हमारा बंदा कहता है मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूं, जबकि उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन है। वो इवन से कहता है कि उसे पहले से पता था कि लोग यही रिएक्शन देंगे, और फिर अकेले ही और कोशिश करने की कसम खाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारा एमसी असल में पूरे हालात को गलत समझ रहा है। उसे लगता है कि बाकी नोबल्स उसे इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो लो क्लास नोबल है और उसके पास कोई बैकिंग नहीं, और पूरी तरह गलत भी नहीं। पलासियो हाउस होल्ड की हालत ही ऐसी है, खासकर उसके दो बड़े भाइयों की वजह से। वाइन ग्लास उठाते हुए वो खुद को याद दिलाता है कि वो यहाँ बिना प्लान के नहीं आया। ये उसका समय है अपने सीक्रेट सोशल स्किल्स खोलने का। वो वाइन के अरोमा पर लाउड कमेंट्री शुरू करता है ताकि कोई बात शुरू करे, लेकिन उसके मिस्टेरियस नो एक्सप्रेशन वाले चेहरे की वजह से उसका स्माइल भी विलेनस लगता है। वो एक लेडी से कहता है कि उसे ये वाइन बहुत पसंद आई और वो कुछ बॉटल्स घर ले जाना चाहेगा। उसके दिमाग में परफेक्ट स्माइल, उस लेडी की नजर में फुल पावर डीमन किंग। लेडी डर के कहती है कि वो अभी जाकर अपने फादर से कहलवाएगी कि वो बॉटल्स तैयार रखें, और लिटरली भाग जाती है। बाकी नोबल्स को ऐसा लगता है जैसे एमसी ने उस पुअर लेडी को ब्लैकमेल किया हो और उससे लिमिटेड एडिशन रीजनल वाइन जबरदस्ती ले ली हो। पूरा माहौल गड़बड़ हो चुका है। इवन उसे दिलासा देता रहता है, और हमारा एमसी इंसिस्ट करता है नहीं नहीं, वो बस शर्मा गई थी। बाद में वो कॉर्नर में डिप्रेस्ड बैठा मिलता है और इवन मस्त खाना खाता हुआ उसे चिढ़ा रहा है कि उसकी गिफ्ट्स की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। दरअसल वाइन वाला सीन अकेला नहीं था। हर बार जब एमसी किसी नोबल से बात करता है, लोग समझते हैं कि वो उन्हें धमका रहा है, और वो उसे चीजें थमा देते हैं जैसे पेंसिया, सिट्रस टी और न जाने क्या क्या। एमसी सोचता है कि पलासियों की बदनामी शायद उससे कहीं ज्यादा है जितना उसने सोचा था। उसके बारे में ये भी रूमर फैल चुकी है कि उसने अपने दोनों भाइयों को मार डाला, तो लोग स्वाभाविक रूप से उससे डर रहे हैं। थककर वो इवन से कहता है कि उसे फ्रेश एयर चाहिए। बाहर जाते हुए उसकी नजर एक रेड हेड ब्यूटी पर पड़ती है, और वो सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी आखिर कहाँ गलत हुई। तभी पीछे से एक नरम सी आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास एक मिनट है? वो मुड़कर देखता है, कोई नहीं। नीचे देखता है और वहां एक प्यारी सी लड़की खड़ी है जो खुद को परिचित कराती है, लॉरिया, ड्यूक एल्टिया की तीसरी बेटी। एल्टिया नाम सुनते ही एमसी रिकॉग्नाइज कर लेता है। गेम में एल्टिया फैमिली नॉर्दर्न ट्रबल मेकर्स नाम के 3 बड़े शैडो प्लेयर्स में से एक थी। ये जानकर उसे थोड़ी चुभन होती है, क्योंकि उसे आशा थी कि कोई नॉर्मल इंसान उससे बात करने आया है। वो सोचता है कि गेम में ये लड़की क्यों नहीं दिखी, शायद क्योंकि वो पहले ही मर चुकी थी और स्टोरी में आने का मौका ही नहीं मिला। लॉरिया सीधी बात करती है,
वो उससे प्रोटेक्शन मांगती है क्योंकि जल्द ही उसकी असैसिनेशन होने वाली है। लॉरिया बताती है कि वो भारी मुसीबत में है और एमसी की मदद चाहती है, लेकिन एमसी उसे देखकर थोड़ा अनश्योर हो जाता है। लॉरिया अपने हालात बताती है। वो अपने पिता की मिस्ट्रेस के संरक्षण में रह रही थी, लेकिन अब उसके पिता की तबीयत खराब है और उसे डर है कि उसकी बड़ी बहनें उसे हटाने की कोशिश करेंगी। एमसी को तुरंत अपने पुराने दिनों की याद आती है, अपने 2 भाइयों के साथ हुए सारे ड्रामे की। वो लड़की को देखते हुए सोचता है गेम में उसे याद न आने की वजह यही है, वो शायद इतनी जल्दी ही मर गई थी। लॉरिया जितनी क्यूट लग रही है, इतनी ही ईमानदारी से उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि उसकी एबिलिटीज से लॉरिया की जिंदगी बच सकती है। हमारा एमसी लॉरिया को साफ मना कर देता है। लॉरिया कहती है कि वो खाली हाथ मदद नहीं मांग रही, अगर वो उसे बचा ले तो वो अल्टिया फैमिली की आधी दौलत उसके साथ बांट देगी। फिर भी हमारा एमसी उसे छोड़कर चला जाता है, दिल में हल्की सी सिंपैथी लिए हुए। अंदर से उसे पता है कि वो खुद की मैजिक ठीक से संभाल नहीं पाता, तो लॉरिया को झूठी उम्मीद देना गलत होगा। वो सच में मदद करना चाहता है, लेकिन वो ऑल पावरफुल फिगर नहीं है जैसा लोग समझते हैं। पार्टी हॉल में लौटते हुए लॉरिया की उदास आंखें उसके दिमाग से नहीं निकलती। उसे गिल्ट महसूस होता है। अंदर जाने से पहले वो बस मन ही मन उसकी किस्मत अच्छी होने की दुआ करता है। उधर दूसरी तरफ डीज और रेन दूर से ये सब देखते हुए सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अल्टिया फैमिली का एक मेंबर उनके मास्टर से खुद मिलने आया है। डी सोचता है कि क्या उसे ये बात रेड मून, उतिया का कोड नेम, को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन रेन कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं। उनकी इंटेल के मुताबिक लॉरिया अल्टिया फैमिली की एकमात्र सदस्य है जिसका अवलो से कोई लेना देना नहीं, मतलब वो सेफ है, क्योंकि रोडो सिन ऑफ मिसोफोबिया बाकी पूरे अल्टिया हाउसहोल्ड को खत्म करने निकल गया है। अल्टिया परिवार बाकी सब मेंबर्स को रेड मून के आदेश पर वाइप किया जाना है। रेन आगे कहती है कि उनकी मेन प्रायोरिटी है अपने मास्टर एमसी को अवलो वाली किसी भी घटना की भनक तक न लगने देना। उधर हमारा क्लूलेस एमसी सोचता है कि सब उससे दूर क्यों भाग रहे हैं, क्या उसके आसपास कोई अदृश्य दीवार है। तभी वही लाल बालों वाली महिला उसके पास आती है और उसे सच में थोड़ा अंदरूनी स्माइल महसूस होता है। वाह, किसी ने मुझे नोटिस किया। वो सोचता है कि शायद इस बार वो सोशलाइजिंग में सफल हो जाए, लेकिन जैसे ही वो पलटता है उसे एहसास होता है कि ये महिला कोई नॉर्मल नोबल नहीं, ये भी एक शैडो प्लेयर है। चेहरा देखते ही उसे गेम की याद आती है और समझ जाता है कि कोई नॉर्मल इंसान उससे पहले बात करने नहीं आता जब तक कि वो परेशानी लेकर ना आए। वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है लेडी जेनोनिया, जिस पर वो हैरान रह जाती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? एमसी बताता है कि वो काफी फेमस है। एस्टीरिया किंगडम में 3 बड़ी शैडो प्लेयर फैमिलीज है। नॉर्थ में अल्टिया, ईस्ट में पड़ियो और वेस्ट में जेनोनिया। ये स्टनिंग कर्वी महिला है काउंट जेनोनिया की एल्डेस्ट डॉटर क्लाया। वो पूछती है कि क्या वो सच में इतनी मशहूर है। एमसी एक्सप्लेन्स करता है कि जहां कल्लाया पड़ियो एक गैंग चलाती है, वही जेनोनिया फैमिली एक स्मार्ट क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ऑपरेट करती है। इसके बारे में सोचकर ही एमसी कांप जाता है। एमसी के मन में एक ही गोल है, उसे पीसफुल नोबल लाइफ जीनी है। इसके लिए उसे ऐसी खूबसूरत मुसीबतों से दूर ही रहना होगा। वो झुककर उसकी तारीफ करता है जैसे गुड बाय कह रहा हो, लेकिन क्लाया उसे रोक लेती है, कहती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। एमसी पोलाइटली कहता है कि उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी बहुत लोग देख रहे हैं। असल में वो चाहता है कि वो जल्दी से चली जाए। वो मुस्कुराकर कहती है तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे अफवाहें कहती है, और फिर जोड़ती है हम फिर मिलेंगे, और चल देती है एमसी को पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। एमसी सोचता है कि ये कौन सा कोड था, लेकिन फिर सिर झटक देता है। उधर रेन और डीज दूर से यही देख रहे होते हैं और खुश है कि उनका मिशन एमसी को सच्चाई से दूर रखना अभी तक स्मूथली चल रहा है। लेकिन डीज एक समस्या की ओर इशारा करता है। वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं जहां हमारा एमसी खड़ा है, और उन्हें कोई दिखता है जो काफी देर से एमसी का पीछा कर रहा है। दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं उस खतरे को निपटाने। अगले दिन हमारा एमसी और इवन एक जंगल में पहुंचते हैं। इवन पूछता है क्या तुम पक्का हो कि यही वो कैनियन है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? दोपहर है, सूरज चमक रहा है, पर कैनियन के अंदर अजीब सी अंधेरा।
लेकिन हमारा एमसी किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा। वो तो एक्साइटेड है क्योंकि आखिरकार उसे वो मिल गया जिसकी उसे सच में तलाश थी। अंदर जाते हुए वो मजाक करता है कि अगर ये जगह भी पहले वाले जगहों की तरह खाली निकली तो शायद वो सच में रो देगा। लेकिन जैसे ही वो दीवारों पर बने सिंबल्स को देखता है, उसका चेहरा चमक उठता है। यही असली जगह है। गेम में इसे ढूंढना तो बहुत आसान था, पर असलियत में यही वो कारण है जिसके लिए वो बॉल के बहाने साउथ तक आया। ये है लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स। इसके 8 रूम्स की रिडल्स सॉल्व करो और रिवॉर्ड में मिलता है एक पावरफुल आर्टिफैक्ट, ठीक वही चीज जिसकी उसे जरूरत है। एमसी दावा करता है कि उसने गेम में इस लैबिरिंथ की हर रिडल, हर राउट, सब कुछ याद कर रखा है। आखिर वो एक विशाल दरवाजे तक पहुंचता है और उसे देखते ही कहता है कि असल में ये एंट्रेंस गेम से कहीं ज्यादा खूबसूरत और असली लग रही है। गेम में उसने इसे काउंटलेस बार टैकल किया था। इवन पूछता है कि उसे ऐसी जगह के बारे में पता कैसे चला। एमसी बिना सोचे बोल देता है, मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। इवन हैरान, क्या? एमसी तुरंत संभलता है, जो कर रहा था। चलो अंदर। अंदर जाते ही मॉन्स्टर्स और जाइंट गोलेम हैंड्स दिखाई देते हैं जो उन्हें पलक झपकते रगड़कर मिटा देंगे। इवन परेशान होकर पूछता है कि क्या ये क्रीचर्स रिडल का हिस्सा है, और अगर एमसी ने आंसर गलत दिया तो ये हाथ उन्हें कुचल देंगे। लेकिन एमसी एकदम शांत, आराम से रिडल सॉल्व करने लगता है। इवन सोचता है कि ये आदमी इतने खतरे में इतनी शांति कैसे रख सकता है। इवन याद करता है वो एमसी के साथ पूरे 4 साल से है, फिर भी उसे अब तक समझ नहीं पाया। ऑर्फन्स को बचाना, किसी अजनबी का कर्ज चुकाना, स्लेव्स को छुड़वाना, अनजान लोगों को रैंडम मैसेजेस पहुंचाना। इवन की नजर में एमसी पूरा वेयर्डो है, फिर भी उसे रिडल्स इतनी आसानी से सॉल्व करते देख इवन सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। एमसी तो शायद ही कभी एस्टेट से बाहर निकला है, लेकिन आखिरकार इवन मानता है कि वो एमसी के पीछे इसलिए चला क्योंकि उसकी हर कार्रवाई आखिर में किसी अच्छी चीज में बदल जाती है। आखिर वो लैबिरिंथ के अंदर पहुंच जाते हैं और एमसी को अचानक गेम के ग्रूसम विजुअल्स याद आ जाते हैं। वो थोड़ा घबराता है, फिर उनकी नजर पड़ती है एक लाविश रूम पर जो खजाने, गोल्ड और शाइनी आइटम से भरा है। लेकिन एमसी सीधा एक हैंड स्टैचू की तरफ जाता है जिसकी उंगलियों में कई रिंग्स हैं। वो कहता है कि उनका गोल है ब्लैक रिंग और उन्हें इसे लेकर तुरंत निकलना चाहिए। इवन जो अपनी पॉकेट्स में गोल्ड भरने में व्यस्त है, पूछता है कि इस बेकार सी दिखने वाली ब्लैक रिंग में ऐसा क्या खास है। एमसी गंभीरता से बताता है कि बाकी कुछ भी लेने पर फ्यूचर में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। असल में उसे फाइनली वो रिंग मिल गई है जिसमें ओथ ऑफ रेस्ट्रेंट सील्ड है। बाहर निकलते हुए एमसी काफी खुश है कि गेम नॉलेज ने काम कर दिया और काम एकदम स्मूथ रहा। लेकिन तभी इवन को एक बैड फीलिंग होती है। वो बताता है कि कैनियन के एंट्रेंस के पास जो रॉक पाइल्स थे, दरअसल वे गोलेम्स थे और अब वे जागना शुरू कर रहे हैं। इवन तुरंत फाइट मोड में आ जाता है, पूरी तरह टेंस। उसके लिए ये अननोन मॉन्स्टर्स है और ये पूरी सिचुएशन एक नाइटमेयर से कम नहीं। इवन सोचता है कि अगर वो अपने यंग मास्टर को सुरक्षित बाहर निकाल पाए तो अपनी जान देना भी मंजूर है। लेकिन तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है। इवन को रोकते हुए कहता है, पीछे हटो, इन गोलेम्स को मैं संभाल लूंगा। गोलेम्स हमला करने ही वाले होते हैं। इवन घबराकर कहता है कि पहले एस्केप राउट ढूंढना चाहिए। वो चिल्लाता है कि एमसी का सेकंड ईयर मैजिक इन पर नहीं चलेगा। लेकिन एमसी एकदम शांत, कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है और ओथ ऑफ रेस्ट्रेंट को इन्वोक करता है। ब्लैक रिंग एक्टिवेट होते ही समय जैसे धीमा पड़ जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक अलग डायमेंशन में पाता है। एक गूंजती हुई आवाज खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो नसीला की महान इच्छा का एक अंश है। वो एमसी को आदेश देती है कि वो 2 रिस्ट्रिक्शंस बताए जो वो खुद पर लगाना चाहता है। ये पल काफी इंटेंस है। गेम में तो ये बस एक चॉइस विंडो था, लेकिन अब ये अजीब कॉस्मिक अंधेरा और उसमें एक विशाल चेहरा, ये सब काफी ओवरवेलमिंग है। ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट एक एब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट है जिसमें यूजर खुद पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और बदले में जबरदस्त पावर पाता है। लेकिन इस एंटिटी की आवाज की शक्ति एमसी को कांपा देती है। आवाज पहला रिस्ट्रेंट बताने को कहती है। एमसी हाथ के साइंस बनाते हुए बोलता है, मैं हर बार मैजिक कास्ट करते समय बबाइलोनिया के हैंड साइंस करूंगा। आवाज पूछती है, इस रिस्ट्रिक्शन के बदले तुम क्या चाहते हो? एमसी जवाब देता है,
मैं दुनिया के नियमों को थोड़ा बहुत मोड़ सकने की शक्ति चाहता हूं। आवाज उसे ये शक्ति दे देती है। अब दूसरा रिस्ट्रेंट। एमसी कहता है, मैं मैजिक इस्तेमाल करते समय बाबिलोनिया के मंत्र ही चांट करूंगा। आवाज पूछती है कि इस रिस्ट्रिक्शन के बदले उसकी इच्छा क्या है। एमसी होकर कहता है, दुनिया के नियमों को और भी ज्यादा चुनौती देने की शक्ति। एक पल के लिए एंटिटी चुप हो जाती है। एमसी को लगता है कहीं उसने गड़बड़ तो नहीं कर दी। वो तो गेम के उसी एग्जैक्ट स्केल आइकन की नकल भी कर रहा है ताकि कुछ गलत ना हो। उसकी स्ट्रैटेजी सीधी है, साइंस प्लस चांस। इन दोनों रिस्ट्रेंट्स को मिलाकर सारे गेम में हाईएस्ट पॉसिबल मैजिक अटैक पावर मिलती थी और एमसी ने तो गेम में हर कॉम्बो रट रखा है, तो ये काम करना ही चाहिए। आखिरकार एंटिटी फिर बोलती है। उसके रिस्ट्रेंट्स मान्य है। वो एमसी का आभार जताती है, उस इंसान का जिसने भूले हुए देवता के सभी जेस्चर्स और मिस्ट्रीज याद रखी। एमसी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या मतलब? तभी उसे दिखता है कि रिंग एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सब रिस्ट्रिक्शंस सही से लागू हो गए। एंटिटी आखिरी बात कहती है कि वो उसके ऊपर नजर रखेगी, क्योंकि अब एमसी उसकी इच्छा का उत्तराधिकारी है, कुछ भी मतलब हो इसका। और फिर समय वापस बहने लगता है। गोलेम्स उसी पल हमला कर रहे होते हैं। इवन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हमारा एमसी बिना डरे अपना मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। वो खुद पर हल्की हंसी रोक नहीं पाता। गेम में यही स्पेल कितना कूल और ओवरपावर दिखता था, पर यहाँ उसके टाइनी मना पूल की वजह से ये बस छोटी सी चमक लगती है। वो उस छोटी जादुई रोशनी को हाथ में संभालते हुए सोचता है, चाहे जितनी मेहनत कर लूं, शायद यही मेरी लिमिट है। पर फिर बोलता है, चलो नए रिस्ट्रेंट्स टेस्ट कर लेते हैं। और सच कहें, उसका मैजिक पोज की वजह से हो या इफेक्ट की, एकदम मैजेस्टिक लगता है। खैर, हमारा एमसी चांटिंग शुरू करता है। पहला शब्द रिफ्रैक्शन, जिससे उसकी मैजिक आकार लेने लगती है। फिर आता है रिपल्शन, जिससे मैजिक फूलकर विशाल हो जाती है और तेज नीली बिजली जैसी लाइट में बदल जाती है। मैजिक बॉल अब सच में ह्यूज हो चुका है। हैंड साइंस करते हुए वो एक और चांद जोड़ता है, डायरेक्शन, और आखिरकार वो उसे अनलीश कर देता है। जिस अंदाज में वो मैजिक छोड़ता है, सीधा सीधा गोजों के होलो पर्पल की याद दिला देता है। प्योर सिनेमैटिक, ग्रैंड, एक्सप्लोसिव। उसके लाइटनिंग स्पेल की ताकत इतनी जबरदस्त है कि सारी गोलेम सेना एक ही झटके में राख में बदल जाती है। इवन अविश्वास में जड़ हो जाता है। ये अभी क्या हुआ? वो एमसी से पूछता है कि क्या उसने इतनी पावर अब तक छुपा कर रखी थी। एमसी सिर हिलाता है, नहीं। इवन कहता है कि अपने 15 साल के मर्सनरी लाइफ में उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये सच में सेकंड ईयर मैजिक था? इवन पूछता है और एमसी हाँ कहता है, हालांकि अंदर से वो खुद भी उतना ही कंफ्यूज्ड है। वो मानता है ये गेम जैसा बिल्कुल नहीं था। साइकेडेलिया के टर्न बेस्ड बैटल में मैजिक हर टर्न में हैंड साइंस या इनकेंटेशन से एनहांस होता था। अभी एमसी ने चेन लाइटनिंग को 4 इनकेंटेशंस प्लस हैंड साइंस 5 वाली मैसिव बूस्ट दे दी। मतलब उसने सीधा बड़े पैमाने की लाइटनिंग स्पेल की फुल सेटिंग्स ऑन कर दी। लेकिन ओथ ऑफ रिस्ट्रेंट की वजह से उसे हैंड साइंस और चांस हर स्पेल के साथ करने ही थे, जिससे हर बार स्पेल और भी शक्तिशाली होती गई। फिर भी एमसी को लगता है कि सेकंड ईयर मैजिक का इतना ओपी निकल जाना कुछ ज्यादा ही हो गया और वो खुद भी घबरा जाता है। उधर इवन सिर्फ इस बात से खुश है कि वे दोनों जिंदा बाहर निकल आए। थक कर बैठते हुए इवन कहता है, ये लड़ाई देखना लड़ने से भी ज्यादा थकाऊ था। आखिर इतना बुरा कैनियन बनाया किसने? थोड़ी देर सोचकर एमसी समझता है कि गेम में लैब्रिंथ ऑफ विस्पर्स का एक और नाम था, मेस ऑफ पाल्डो। वो इवन से कहता है पाल्डो नाम के आदमी ने बनाया था, लेकिन इवन इतना थका हुआ है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। सच में ये डुओ आइकॉनिक है। एमसी इवन को पकड़कर कहता है कि उन्हें तुरंत घर लौटना होगा। वो कुछ नया आजमाना चाहता है। इवन हैरान, ये आज इतने मोटिवेटेड कैसे हो गए? आमतौर पर तो पूरे दिन सोफे से नहीं उठते। एमसी बताता है कि जब भी स्पेल के एट्रीब्यूट के हिसाब से वो सही हैंड साइन इस्तेमाल करता है, स्पेल की शक्ति मल्टीप्लाई हो जाती है और सही इंकेंटेशन चुनने पर स्पेल की प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती है, ठीक वैसा जैसा गेम में होता था। फर्क बस इतना है कि गेम में ग्राफिक्स एक जैसे रहते थे, बस नंबर्स बढ़ते थे। लेकिन इस दुनिया में हर इंकेंटेशन के साथ स्पेल एक्चुअल शेप बदलता है।
वो सोचने लगता है, क्या ये इफेक्ट सिर्फ मेरे साथ ही होता है? शायद इसलिए क्योंकि मैं मना कंट्रोल में अच्छा हूं। उसे टेस्ट करना पड़ेगा जब उसकी मना वापस आ जाए। फिलहाल तो वो खुश है कि सब ठीक ठाक हो गया। जैसे ही दोनों घोड़े लेकर निकलने वाले होते हैं, दूर खड़ी रैन सब कुछ देख रही होती है। वो तेजी से कैनियन की तरफ बढ़ती है और अंदर जाकर दीवारों पर बने रून्स देखती है। उन्हें पढ़ते ही वो शॉक में आ जाती है। वो कहती है, ये तो अलंफ एम्पायर के ग्लीव्स है जो फॉरगॉटन आउटर गॉड्स के एरा की कहानी बताते हैं। रने की नजर एक और छिपे हुए ग्लीव पर जाती है जिसका वो अर्थ निकालती है, मेरे उस दोस्त के लिए जो कायर पालन द्वारा अकेला छोड़ दिया जाएगा। वो ग्लीव्स को और गौर से देखती है और धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। वो बताती है कि जिसने डार्क क्रीचर्स के इन्वेजन को रोका, जिसने अलकल कलका नाम के उस राक्षस को हराया जो नागरिकों के दिलों को निगलता था, वो कोई और नहीं बल्कि महान तेजस्वी सम्राट पालन दी ग्रेट था। उसे ये सब पता इसलिए है क्योंकि जन्म से ही उसे वो एंशिएंट लाइब्रेरी की नॉलेज विरासत में मिली थी। उसे याद आता है कि हमारे एमसी ने कहा था कि पालन ही कैनियन बनाने वाला था, पर रने हमेशा की तरह बातें गलत समझ लेती है। उसके दिमाग में मुझे पता था हमारा एमसी स्पेशल है। जब यूडिया जैसी ब्लडी क्वीन उसकी फॉलोअर है तो इसका मतलब ही कुछ और है। इतना हाई लेवल सबऑर्डिनेट रखना तो हिस्ट्री बुक्स में पढ़ने जैसी बात है। और अब वो यकीन कर लेती है कि एमसी खुद पालन का दोस्त है क्योंकि उसने ग्लीव्स का मतलब ही गलत पढ़ लिया। और ऊपर से एमसी ने मैजिक कास्ट करते समय जो फ्रेज बोला था वो एंशिएंट लाइब्रेरी में कहीं भी नहीं मिलता। इससे उसके मन में एमसी की महानता 10 गुना बढ़ जाती है। शर्माते हुए वो मानती है कि यूडिया बिल्कुल सही थी और उसे आज तक बिना सोचे आदेश मानते रहना चाहिए था। और बस हमारे एमसी के हारे में एक और यंदेरे बच्ची जुड़ गई। थोड़ा अजीब है क्योंकि ये सब बच्चे ही हैं, पर चलो आगे बढ़ते हैं। उधर रेना डीस को आते देख पूछती है उस बेवकूफ से जो हमारे मास्टर का पीछा कर रहा था, कुछ पता चला? डीस कहता है कि वो मर चुका है और वो भी उसके हाथों नहीं, उसका सिर हवा में खुद ब खुद मडर कर घूम गया। रेना कहती है कि ये सब यूडिया को रिपोर्ट करना पड़ेगा। डीस सहमत हो जाता है और दोनों रवाना हो जाते हैं। जेनोनिया काउंटी में लेडी चाय पीते हुए हमारे एमसी के बारे में सोच रही होती है। वो बिल्कुल अफवाहों जैसा है, चिलिंग नो एक्सप्रेशन और बॉटमलेस आईज। उसे इस बात से परेशानी है कि एमसी ने उसे फेमस कहा। काउंट जेनोनिया भले ही ताकतवर है पर कलिया खुद सोशल सर्कल्स में एक्टिव नहीं, तो एमसी ने उसे फेमस कैसे जाना? असल में कालिया ही असली मास्टरमाइंड है। वो ब्लैक मैजिक से अपने पिता काउंट को पपेट की तरह कंट्रोल कर रही है। मतलब परिवार की असली हेड वही है। एमसी द्वारा फेमस बुलाना उसके अंदर डर पैदा कर देता है, कहीं एमसी को उसका ये डार्क सीक्रेट पता तो नहीं। उसे याद आता है कि एमसी ने कहा था यहाँ बहुत निगाहें हैं, जिसे कालिया गलत समझ लेती है, जैसे एमसी को पता चल गया हो कि उसने एक आदमी को एमसी के पीछे लगाया है। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग, सीधा एमिनेंस इन शैडो लेवल का। तभी उसे एक सर्वेंट से मैसेज मिलता है, कुछ प्रॉब्लम है। वो अपने कमरे में जाती है और शॉक में रह जाती है। वो आदमी जिसे उसने एमसी के पीछे लगाया था मरा पड़ा है। सर्वेंट कहता है कि शरीर पर लगे सील एक्टिवेट नहीं हुए, मतलब उसने कोई सीक्रेट रिवील नहीं किया। लेकिन कालिया समझ जाती है कोई उसके आदमी की लाश को जानबूझकर उसकी रूम तक लाया है। वो गुस्से में सोचती है एमसी को कैसे पता चल गया कि मैंने अपनी जासूस भेजी थी। और बस हमारा बेचार एमसी एक और लफड़े में फंस गया। उधर रात में एल्टिया एस्टेट में लॉरिया उदास बैठी है। उसे लगता है कि एमसी ठीक वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था, एक ऐसा इंसान जिससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उसकी नजर में एमसी की आंखें उसी ठंडक से भरी थी जैसी उसके अपने पिता की, और इसलिए उसे समझ आता है कि लोग उसे अंडरवर्ल्ड का डिस्टिंग्विश्ड वन क्यों कहते हैं। ये सब सुनकर थोड़ा जेजेके के ऑनर्ड वन वाइब देता है। लेकिन खैर, लॉरिया समझ चुकी थी कि वो कभी भी एमसी को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, और फिर भी वही उसकी आखिरी उम्मीद था। लेकिन जब एमसी ने उसकी मदद ठुकरा दी तो लॉरिया ने उस इनकार का मतलब ही गलत समझ लिया। उसे लगा कि एमसी कोई ऐसा सौदा क्यों लेगा जिसमें उसे कुछ मिले ही नहीं, और चूंकि उसकी सारी शक्ति और एसेट्स उसके भाई बहनों ने उससे छीन लिए थे, लॉरिया को लगा
कि वो अब उसके किसी काम की नहीं। उसके भाई बहन कौन? एल्डेस्ट सन तमालियन, एल्डेस्ट डॉटर मैरियन, सेकंड डॉटर पीन, सेकंड सन की। लॉरिया सबसे छोटी और सबसे कमजोर थी और हमेशा की तरह बिल्कुल बेबस महसूस करती थी। एस्टेट में लौटते हुए वो सोचती है कि अब तक वो सिर्फ इसलिए बची रही क्योंकि उसके पिता उसे प्यार करते थे, पर अब जब पिता भी दुनिया से जा रहे हैं वो पूरी तरह अकेली है। अचानक उसके विचार टूट जाते हैं जब सर्वेंट्स हड़बड़ाते हुए अंदर आते हैं और बताते हैं कि उसके सभी भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली है। लॉरिया दंग रह जाती है। ये लोग सुइसाइड। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें।